इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आरोह भाग 1 लेसन वे आंखें प्रश्नोत्तर। प्रथम प्रश्न है, अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इसके 5 भाग हैं, तो पांचों भागों को एक एक बार देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहला, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आमतौर पर हमें डर अकेलेपन से, अंधकार से, अपनी आर्थिक हानि से, किसी हत्याकांड को देखकर, किसी प्रियजन से बिछड़ने से, या फिर प्रगति पर बढ़ते हुए किसी भी प्रकार की हार से। सेकंड पार्ट है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, उन आँखों से किसान की ओर, मतलब किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है तथा किसान की करुणा में दशा व दुख का चित्रण हुआ है। थर्ड पार्ट इज, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि किसान की उन आँखों में सीमाहीन वेदना, दुख, पीड़ा दिखाई दे रही है, जिसे देखकर कवि को डर लग रहा है कि उस अन्नदाता की दशा कितनी भयावह हो गई है, कि वे आज कितना दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। फोर्थ है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो इसका उत्तर होगा, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया क्योंकि वे समाज को किसान की स्थिति के बारे में बताना चाहता है। वे समाज को अवगत करवाना चाहता है कि किसान कितना दुख में या दुख भरा जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ क्या क्या हालात होते हैं, उसकी दशा के बारे में जानकारी देने हेतु समाज को, कि समाज को पता होना चाहिए कि एक किसान जो इतना मेहनतकश होता है, जो अन्नदाता कहलाता है, वे ऐसा जो असहाय किसान है, उसके साथ समाज को सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसीलिए वे उसकी जानकारी देना चाहता है कि समाज को पता चलना चाहिए कि वे कैसे कैसे हालातों में से गुजरता है और उसके साथ क्या क्या होता है, और ताकि समाज के जो लोग हैं वे उससे सहानुभूति रख सकें और उन पर अत्याचार करने वालों का पर्दाफाश हो सके। फिफ्थ पार्ट है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वे कविता लिखता? तो इसका उत्तर होगा, यदि कवि को इन आँखों को देखकर भय ना लगता, डर ना लगता, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध ना होता, और अगर पीड़ा का बोध ही ना हो सकता था तो उसके दुख को समझ पाने में वे असमर्थ होता। तो ऐसी दशा में शायद वे कविता नहीं लिख पाता, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन के भावों का होना आवश्यक है। उसकी करुणा, वेदना, दुख को जानकर ही वे किसान सक्षम हुआ। तो अगर उसको पता ही नहीं होता कि वे दुखी है और उसकी आंखों में उसे दुख ही नज़र नहीं आता, तो वे उसके भावों को ही समझ नहीं पाता, तो उस पर कविता किस प्रकार लिखता? तो इसके उत्तर में आप यही लिखेंगे कि अगर उसकी करुणा को, उसकी वेदना को, उसके दुख को नहीं समझ पाता, तो फिर कविता नहीं लिख पाता। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए ज़मींदार, महाजन तथा कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गायें, बैल और घर बार सब कुछ बिकवा दिया था। उसके नौकरों ने किसान के विरोध करने पर या उसके पुत्र के विरोध करने पर उसके जवान बेटे को मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसी कारण उसकी दूध पीती बच्ची की भी मृत्यु हो गई। तो ये सब बातें आपने इसमें देनी है। थर्ड क्वेश्चन, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कि किसान के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया गया है। जैसे एक ऐसा भी समय था जब किसान स्वाधीन था, आज़ाद था, उसके पास खेत खलिहान थे जिनमें वे आज़ादी से बेफिक्र खेतीबाड़ी करता था, अन्न की पैदावार करता था। उसके पास दुधारू गायें थी, बैलों की जोड़ी थी, अपना खुशहाल घर परिवार था। तो इन सभी सुखों का
वर्णन किया गया है या इन सभी सुखों की ओर संकेत किया गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो इसमें सर्वप्रथम आप संदर्भ देंगे, तो संदर्भ के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसान की गाय की दशा का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आप आशय हाईलाइट करेंगे, आशय वर्ड को, फिर आगे लिखेंगे वही जो मैंने आपको सरलार्थ में समझाया, इसके मीनिंग में वही कि कवि कहते हैं कि किसान के पास उजली नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान का विशेष लगाव था, प्रेम था। वे किसान के सिवा किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। उसे भी महाजन ने बिकवा दिया। दूसरा आशय, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। इसमें भी उसी तरह प्रस्तुत पंक्तियाँ वगैरह सारा लिखने के बाद, संदर्भ लिखने के बाद एक पंक्ति जोड़ेंगे। इसमें उसकी पुत्रवधू की दशा का वर्णन किया गया है। फिर आशय देंगे हाईलाइट करके, तो उसमें लिखेंगे आप कि किसान के पुत्र को जब लाठियों से पीट कर महाजन के आदमियों ने मार दिया तो उसकी पत्नी को ही समाज के लोगों ने पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया और उसे पति घातिन कहकर उस लक्ष्मी जैसी सीधी सादी और गुणवान पुत्रवधू पर असहनीय अत्याचार किए गए। थर्ड आशय है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वे चितवर तीखी नोक से दृश्य बन जाती। इसमें भी आप पहले संदर्भ देंगे और संदर्भ में आप एक पंक्ति जोड़ेंगे कि यहाँ पर किसान के पूर्व अर्थात पिछले सुखों के बारे में बताया गया है। फिर आशय हाईलाइट करके लिखेंगे कि इसमें कवि के कहने का आशय ये है कि अपनी पुरानी सुखमय जीवन की बातों को याद करते हुए किसान की आंखों में क्षण भर के लिए एक सुख या फिर एक आनंद की चमक उसकी आंखों में आ जाती है। उसे एक आनंद का अनुभव होता है और उसकी आंखों में एक चमक उभर आती है, परंतु किसान का ये सुखद एहसास पल भर में गायब हो जाता है, कहीं विलीन हो जाता है और उसे वे सारी सुख की बातें भूलकर वो जो दुख उस पर आया, जो कष्ट उसे सहन करना पड़ा और उसके परिवार को सहन करना पड़ा, उसे याद करके वे दुखी होता है और वे एक तीखी नोक के समान उसे चुभने लगती हैं वो बातें जो उसके जीवन में दुख भरी आई। तो वे अपनी चेतना खो देता है और शून्य में घूरना शुरू हो जाता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि वे अपनी चेतना गवाकर एक बुत सा बना एकटक शून्य में घूरता रहता है, एक जड़ जैसा हो जाता है, जड़ के समान उसकी दशा हो जाती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू एक ना सही दूसरी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। तो इस पर लेख मतलब कि एक अनुच्छेद आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत दयनीय बताई गई है। समाज में उसे प्रतिष्ठा नहीं दी जाती, उसे पैर की जूती समझा जाता था, उसे पति घातिन कहकर प्रताड़ित किया जाता था, उस पर बहुत अत्याचार किए जाते थे, उसे असहनीय दुख दिए जाते थे। परंतु वर्तमान युग में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज स्त्री पुरुष से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्यरत है। आज का युग स्त्री जागरण का युग है। आज स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। आज की नारी अबला नहीं सबला मानी जाती है। वे कर्मठ बनकर हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही है। पायलट, सैनिक, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, अध्ययन, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जो नारी शक्ति से आज अछूता हो। अब एक प्रश्न है कविता के आसपास। इसमें लिखा है किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, मतलब अपना व्यवसाय छोड़ रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। तो इसमें आप निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर परिचर्चा कर सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं कि
इस व्यवसाय में मतलब किसान के व्यवसाय में अधिक परिश्रम तथा कम आय होती है। खेतीबाड़ी व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गया है। सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया, और एक ये भी ऐड कर सकते हो कि अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव। तो पलायन में आप देख सकते हो कम आय होना, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना, समाज में सम्मान का अभाव, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता, नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव। Students, I hope now you have got ample knowledge about the question answers of this lesson. वे आंखें, all the best.